जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता इतने कुंठित हो गए हैं, इतनी हताशा, निराशा, गुस्सा छा गया है कि वो उल जलूल बयान देने में लगे हैं। कुछ भी बोलते हैं और बोलते बोलते खुद ही फंस जाते हैं। ऐसा दो दो बार हो गया है और अब तो स्थिति ये है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर भी छोटे मोटे मामलों में नहीं है, यौन अपराध से जुड़े मामले में है, जिसमें इन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी, जिसमें इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी है। पॉक्सो एक्ट के तहत भी एक धारा लगी हुई है और सौरभ भारद्वाज फंस चुके हैं। मामला जनकपुरी का है। जनकपुरी में एक बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। स्कूल में उसके साथ इस तरह की घटना हुई, जिसमें एक स्कूल का केयर टेकर आरोपी है और एक महिला टीचर भी आरोपी है। अब इस मामले में जांच चल रही है। महिला टीचर की भी कस्टडी ली गई है। पुलिस 2 दिन की कस्टडी चाहती थी, लेकिन कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी मिली। केयर टेकर, जो कि आरोप के तौर पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, परिवार वालों का कहना है, अभी पुलिस जांच में आगे चीजें पता लगेंगी, वो गिरफ्तार हुआ था लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन अब पुलिस उसकी जमानत कैंसिल करवाने की कोशिश कर रही है और साथ में इन दोनों को लेकर पूछताछ हुई। मामला ये रहा, इसकी जांच यहाँ तक है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस और सख्ती दिखाए। चलिए, वो एक हर मामले की अपनी चीजें होती हैं और जांच अपने हिसाब से चलती है। लेकिन यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने क्या किया? आप लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, आप पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, ये भी ठीक है। चलिए, पुलिस और मुस्तैदी से काम करेगी। अगर आपको कहीं कमी लग रही है, पुलिस वालों ने ऐसा किया है, तो जरूर उठाना चाहिए मुद्दा। लेकिन आपने क्या किया? पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। बच्ची है वो। अब आपने उसका स्कूल बता दिया, उसकी क्लास बता दी, कौन सी क्लास में है, उसकी उम्र तक बता दी। किसी के लिए भी पता लगाना आसान है कि वो बच्ची कौन है। ये छुपती तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्कूल में जाएगा और इतनी चीजें पता होंगी तो कैसे छुप जाएगा, पता चल जाएगा उस क्लास में जाके। इन्होंने बिना सोचे समझे, इनको आदत है कि फेसबुक पर, ट्विटर पर फट से जो है लाइव कर दो, वीडियो बना दो और जल्दी से जल्दी जनता को बताओ, देखो मैं कितना एक्टिव हूँ, मैं कितने मुद्दे उठा रहा हूँ। केजरीवाल को दिखाओ कि देखो मैं बीजेपी को कैसे कैसे घेर रहा हूँ, क्योंकि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब दिल्ली में वैसे तो ये विधायक है नहीं, होने को इनके पास अब सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो फिर भी सांसदों का बंगला ले लिया है। आतिशी मरलीना नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास भी बंगला है। सौरभ भारद्वाज को फिर जब कुछ नहीं था तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब इन्हें वो कुर्सी बचानी है, अपनी पकड़ के रखनी है, तो इन्हें कोई भी मुद्दा उठाना है और उसको कैसे भी उठाना है। इसी में, इसी हड़बड़ी में, इसी सब में इन्होंने क्या किया? पीड़िता की पहचान उजागर कर दी और ये इसके बाद ये लोग ये फंस गए, क्योंकि पुलिस ने इस पर एफआईआर की। जब आपको कानून पता है, आप तो विधायक रहे हैं, आप खुद कानून निर्माता रहे हैं विधायक के तौर पर, फिर भी आप जो है इस तरह से बोल बोलकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस आपको बताने नहीं आएगी कि ये मत करो। आपसे उम्मीद है कि आपको पता होगा इन नियमों का। आप बिना पहचान बताए भी आप सिंपल सा बता सकते थे कि जनकपुरी का एक मामला है, एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है और हम चाहते हैं कि पुलिस उसमें तेजी से कार्रवाई करे, मुस्तैदी से कार्रवाई करे। इतना आप कर सकते थे, लेकिन आपने सब बता दिया। आप क्या चाहते हैं? पीड़िता के घर पर भीड़ लग जाए? वो बच्ची को क्या मीडिया में दिखाए? वो छोटी सी बच्ची, उस बच्ची को क्या वो माइक मुंह पर लगाया जाए उसके, जो आपने सब किया? तो अब इनके ऊपर धारा लगी है कि यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान उजागर करना, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी एक धारा आती है कि इस तरह के मामलों में मीडिया में पहचान जाहिर करना। अब इसमें फंस चुके हैं। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना लगता है। अब देखिए, सिर्फ एक नॉर्मल शिकायत होना या एक चेतावनी मिलना अलग बात होती है, लेकिन बकायदा एफआईआर है। एफआईआर होती है तो फिर इनके वीडियो भी संलग्न होंगे, इनके पास नोटिस भी जाएगा, इनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा और मामला आगे भी जाएगा। तो सौरभ भारद्वाज अपने ये राजनीति प्लस एक्टिविज्म इनका शुरू हो जाता है, उसमें ये इन पर भारी पड़ गया है। अब ये कहते रहे कि मेरा मुंह बंद कराने के लिए हुआ है, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, फलाना फलाना, आप कुछ भी बोले, लेकिन आपकी मुश्किल तो बड़ी है। और सिर्फ इस मामले में नहीं है, ये तो अवमानना के मामले में भी फंसे हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के ऊपर जब इनकी पार्टी भर भर कर आरोप लगा रही थी, वो सिटिंग जज थी,
इन्हीं के मामले को देख रही थी और आपने उनके पास अपील भी की हुई है कि इस मामले से अलग हो जाए। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है और अब बार बार सिटिंग जज पर आरोप लगा रहे थे, यही वीडियो बना बना कर बोल रहे थे। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, अब इनको चला गया है अवमानना का नोटिस, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अवमानना की इजाजत दे दी थी। अब एक 2 जजों की बेंच है जो इस पर सुनवाई कर रही है और बेंच ने इनको नोटिस जारी किया है कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि आपके ऊपर अवमानना का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए। आपने जो बयान दिए, जो उस वक्त सिटिंग जज हैं उनके खिलाफ आपने क्यों इस तरह के बयान दिए, अब ये अपना जवाब देंगे। इसमें भी सजा है और ये अब मामला तो कोर्ट में है, ये तो एफआईआर के तर्ज पर भी नहीं, ये तो मामला कोर्ट में, इनके बयान जो है अवमानना के वो सबके सामने है, तो यहाँ भी फंसे हुए हैं। और ये सब बड़बोलेपन का नतीजा है कि आप दौड़ दौड़ कर हर मामले में बोलने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल को सबको दिखाने की होड़ लग जाती है कि देखो भाई हम भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। इनको हर दूसरा नेता एक ही बात बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है। अब उसका नतीजा ये है और इस मामले को जरूर अंत तक ले जाना चाहिए। ये इनकी पार्टी में सबसे बुरी आदत है और इनके नेताओं को सबक मिलना ही चाहिए कि आलतू फालतू बोलने का क्या नतीजा होता है। सौरभ भारद्वाज तो ऐसे मामलों में पहले भी कुछ में तो फंसते रहे और कुछ में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। जो इन्होंने सूर्य कुमार यादव को एक बार चैलेंज दिया था कि ये तो धंधे की कमाई, अपने धंधे की कमाई देकर दिखाएं, जैसे कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। इस तरह से धंधा शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था, जबकि वो एक भारतीय टीम के, मतलब आप समझिए कि भारतीय टीम के एक बहुत ही पेशेवर और बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनके लिए ऐसा इन्होंने बोला जैसे कि वो कोई गलत तरीके का काम कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस जो है वो दान कर दी और इन पहलगाम के जो विक्टिम है उनके लिए सौरभ भारद्वाज का मुंह खुलने, छोटा सा मुंह हो गया जब मीडिया इनके पास पहुंच गई थी। फिर बीसीसीआई के ब्रॉडकास्टिंग राइट की बात करने लगे। सूर्य कुमार यादव के लिए कहने को आपके पास क्या बचा? तो ये जो इनका मुंहफट तरीका है उससे ये फंसते रहते हैं। अब इस मामले में इनके लिए 2 मामलों में बड़ी मुश्किल चल रही है। वही इनके जो आका है अरविंद केजरीवाल, उन पर उनका ही एक मामला उल्टा पड़ गया है और उनके जो सबसे बड़े चेले हैं मनीष सिसोदिया, सवाल उन पर उठने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी एक वीडियो डाला है पीएम मोदी को लेकर कि हमें एक एजुकेटेड मंत्री की जरूरत है, एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। नीट में ये समस्या हुई, सीबीएसई में समस्या हुई, ये सब चीजों को लेकर इन्होंने, चलिए आप एग्जाम्स में समस्या हुई है, आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है बच्चों के भविष्य को प्रभावित करती हैं और सरकार भी इस पर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि सब आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, कोशिश तो चल ही रही है। लेकिन इसमें एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? क्या पीएम, आपको नहीं पता कि हमारे पीएम मोदी पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं? कम से कम या तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी जिन लालू यादव के आपने जाके पैर छुए, 5वीं फेल, तो वो तो आप उस पर सवाल आपसे नहीं उठेगा। लेकिन यहाँ जो पीएम मास्टर डिग्री वाले हैं उनके ऊपर सवाल उठेगा। और भारतीय चुनावी प्रक्रिया में डिग्रीधारी होना चुनाव लड़ने का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ये क्योंकि मानकर चला जाता है कि जरूरी नहीं है किसी के पास डिग्री हो, कोई 11वीं 12वीं पास भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जनता के मुद्दे उठाने की, जनता की बात को समझने की उसकी काबिलियत हो सकती है। इसीलिए कई ऐसे लोग भी राजनीति में उभर पाते हैं जो विदेशों से डिग्री भले ही ना ला पाए हो, लेकिन यहाँ जनता का मन समझते हैं। अब अरविंद केजरीवाल इसी बात से परेशान है कि वो जनता का मन नहीं समझते, पीएम मोदी समझते हैं। इन्होंने ये उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ सवाल उठने लगा इसके साथ ही मनीष सिसोदिया पर कि भाई आपने भी एक शिक्षा मंत्री बनाए और कहा कि ये तो वर्ल्ड्स बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, हमारे सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं को खुद तरह तरह के तमगे दे दिए। लेकिन मनीष सिसोदिया की अपनी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मनीष सिसोदिया 12वीं पास, उनके पास एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है उन्होंने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में, 1 साल का कोर्स किया है, क्योंकि 2 साल का करने के लिए आपको चाहिए होती है ग्रेजुएशन इन्होंने नहीं की है। जितनी उपलब्ध जानकारियां हैं जो कि इनके इलेक्शन एफिडेविट के आधार पर जानकारियां दी गई है, उसमें इन्होंने कहीं से ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं दी है, यानी कि इन्होंने स्नातक भी नहीं किया, कॉलेज भी नहीं गए।
इन्होंने भारतीय विद्या भवन से एक डिप्लोमा कोर्स 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अब आपने इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया। शिक्षा मंत्री, ये कौन से इतने पढ़े लिखे हो गए फिर मनीष सिसोदिया को कैसे आपने बना दिया शिक्षा मंत्री? आपको तो कोई भाई पीएचडी होल्डर लाना चाहिए था, जिसने पीएचडी की हो, एमफिल की हो, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की, उसे बनाना चाहिए था शिक्षा मंत्री। वहां पीएम मोदी मास्टर डिग्री वाले हैं, तो इनको, और वो छोड़ दीजिए, पीएम मोदी तो प्रधानमंत्री, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के आगे तो मनीष सिसोदिया कहीं नहीं टिकते हैं। तो फिर इनको, आप जब बात ये करते हैं तो अपनी शिक्षा मंत्री की योग्यता भी बताएं। तो अरविंद केजरीवाल ने जब ये बात उठाई है तो मनीष सिसोदिया की डिग्रियां भी पूछी जा रही है, जरा बताइए आपके शिक्षा मंत्री की डिग्री क्या है। फिर वही इनका एक एजेंडा भी और खुलकर सामने आ गया, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का जिसने शुरुआत की, जो अभिजीत दीपके है, वो आ रहा है भारत 6 जून को कि मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि वो आ रहा है 6 जून को, यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने एजुकेटेड मंत्री उठाना शुरू कर दिया है। तो ये तालमेल आप देख रहे हैं कि हम पहले ही माहौल बनाएंगे, फिर वहां से वो दीपके आएगा, तो फिर उस माहौल में और ज्यादा वो जो है आग में घी डालेगा, तो फिर ये मामला और जोर से भड़केगा। ये तो तय है कि अभिजीत दीपके इनकी पार्टी का है, और अलग हुआ था जब तो उसने कहा था डिस्टेंस मायने नहीं रखता, आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो अब उसका दे रहा है पलट के कि हम भारत में आग लगाएं, लोगों को भड़काएं, बीजेपी पर सवाल उठाएं। तो ये पूरी आम आदमी पार्टी 2 है, जो कह सकते हैं ना, कई आपने मीम देखे होंगे कि एक कॉकरोच है जो अपनी चेन खोल रहा है चेहरे से और अंदर से अरविंद केजरीवाल निकल रहा है। बात वही है, चेहरा अभिजीत दीपके का है, अंदर से अरविंद केजरीवाल है, और ये दोनों की जुगलबंदी साफ दिख रही है। लेकिन खैर, अब जुगलबंदी का फायदा जो है कुछ है नहीं, क्योंकि अभिजीत दीपके भी एक्सपोज हो चुका है, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, और जो ये शुरुआती दौर पर दिखा रहे थे हम तो भाई बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हैं, ये तो पूरी तरह युवाओं का एक मंच बन रहा है, उसमें साफ पता चल गया युवा पाकिस्तान के हैं, तुर्की के हैं, और भारत में इसमें बहुत कम लोग हैं, उसमें वो भी जो है आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने अपने फेसबुक पोस्ट को कॉकरोच पार्टी बना लिया है, कॉकरोच पार्टी सपोर्टर बना लिया है। तो पूरी आम आदमी पार्टी इसके पीछे है, और जो अभिजीत दीपके आएगा, जो प्रोटेस्ट वगैरह ये करेगा, अगर इसे करने दिया गया तो उसमें आम आदमी पार्टी के ही लोग मिलने वाले हैं। तो ये जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे उसकी पोल तो खुल गई है, लेकिन फिर भी कुछ तो करते रहना है तो कर रहे हैं। और इसीलिए जब बार बार सवाल उठा कि अमेरिका में बैठ के अभिजीत दीपके ज्ञान बरसा रहा है, तो अब यहाँ भारत आ रहा है कि चलो ये कहने को हो जाएगा कि मैं भारत आया हूं। तो इनका डुग्गी ड्रामा कितने समय तक चलता है ये देखना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो जरूर इन सब कानूनी पचड़ों में फंसे हैं, ऊपर से इनकी ये जो नई नई प्लानिंग थी वो भी एक्सपोज हो चुकी है, और अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ नया इन्हें नहीं मिल रहा है कि हम जो है फिर से वो चीज पा सके जो इन्होंने अन्ना हजारे के समय पर पाई, जो अपनी इज्जत बनाई थी। अरविंद केजरीवाल आज पूरी तरह से पार्टी का वो सम्मान, अपना सम्मान, अपनी वो छवि खो चुके हैं, और उन्हें इसका नुकसान दिल्ली में हुआ, अब पंजाब में इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।